तो जी आज पढ़ने वाले हैं द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं सर पहले नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाया, क्या मतलब उल्टी गंगा बहा रहे हो, अब ये पढ़ाओगे? फर्स्ट वाला पहले पढ़ाना था। तीनों चैप्टर कनेक्टेड हैं बेटा। पहले चैप्टर की एक लाइन काम की थी, सिर्फ एक लाइन हमारे लिए। उस एक लाइन को मैंने वहां से उठा लिया था और आपके थर्ड चैप्टर में ऐड कर दिया था। यहां पर हमने देखना है कि ये जो चैप्टर है, ये जो वर्ड है ना इंडो चाइना, आप देखेंगे कि बिल्कुल भारत जैसा सा माहौल लगेगा आपको। नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है ना, ये बहुत आसान लगेगा। देखो अब कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार चैप्टर का नाम ऐसा निकाल लेंगे। अब कल ही मुझे एक बच्चा कह रहा था सर आज यूरोप खत्म कर दिया है, कल वियतनाम और परसों इंडिया निपटा देंगे। निपटा देंगे सर, नो नेशनलिज्म इन यूरोप, तो पूरा बोला करो भाई, तुम लिखोगे भी ऐसे ही गलत। जैसे इस चैप्टर को कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि नेशनलिज्म इन इंडो चाइना आपने कर लिया, देखिए सर वो वियतनाम वाला, अरे चैप्टर का नाम तो ढंग से याद रखो भाई। चले देखिए, सबसे पहला सवाल उठना चाहिए कि वियतनाम के बारे में तो पढ़ने वाले, पर साहब ये इंडो चाइना क्या आ गया, क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि व्हाई इज इट कॉल्ड इंडो चाइना, एंड द आंसर इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। हालांकि आएगा नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन आप इसको लिखेंगे कल्चरल इन्फ्लुएंस, ड्यू टू कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन का कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि चीन से तो इनकी बॉर्डर शेयर होता है और भारत के ईस्ट साइड में है ये। देखिए व्हाट इज इंडो चाइना? इंडो चाइना लिखो लिखो लिखो, देखो मत, इंडो चाइना इज ए कलेक्टिव नेम फॉर लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, और यू कैन से लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडो चाइना। बोला सर ये मैप बना दिया आपने? हाँ, मैंने आपको कहा था मैप बनाने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा सा, मुझे पता ही एग्जैक्ट नहीं है लेकिन कोशिश करें। कोशिश से ही जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखो ये मैप है, हमने देखा कि ये कंबोडिया है, ये लाओस है, ये पूरा वियतनाम नहीं है बेटा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन बॉर्डर है, यहां पर कंबोडिया खत्म, ये लाओस है, ये इधर का हिस्सा वियतनाम है। लेकिन वियतनाम के 3 हिस्से हैं, नाम है उन हिस्सों का, मैप में नहीं शो किया, इसीलिए मैंने मैप बनाया। नीचे का वियतनाम कोचिन चाइना, बीच का वियतनाम अनाम, ऊपर का वियतनाम टोंकिन। बाद में क्या होगा, बीच में एक लाइन आ जाएगी और ऊपर का नॉर्थ वियतनाम, नीचे का साउथ, वो हम आगे देखेंगे। जैसे भारत में नीचे की तरफ आप देखें तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरह से है। ऊपर से देखें जम्मू कश्मीर है हमारे पास, है ना, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, असम, वो सब है। तो इसके नीचे का हिस्सा कोचिन चाइना, बीच का हिस्सा अनाम, ऊपर का हिस्सा टोंकिन। ठीक, बोला सर क्या इसके बारे में हमें पता होना चाहिए? लिखो अब, मैंने हाफ ऑफ द चैप्टर है ये, हाफ, अगर आपको ना पता हो, हाफ नहीं कहूंगा, 70%, हाफ से भी ज्यादा, 70% ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड, इतना ही है 70%। लिखो दैट वियतनाम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इंडो चाइना आप लिख दीजिए कि इंडो चाइना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉज अंडर द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, कि इंडो चाइना शुरू से ही चीनी आप देखें सांस्कृतिक प्रभाव में रहा। चीन का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ज्यादा था इस पर, कल्चरल इन्फ्लुएंस था। देखो द इलीट्स ऑफ वियतनाम ऑल्सो यूज टू स्पीक इन चाइनीज, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज, हालांकि चाइनीज लैंग्वेज नहीं है, चाइना की लैंग्वेज का आप बताएंगे मुझे, एम से शुरू होती है एक, और बहुत टफ है वो जो ऐसे लगता है ना कि नूडल्स बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको जाएं और देखें कि चाइना की लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना, उसका एम से नाम शुरू होता है, मैं हिंट दे दिया है। तो देखो ये क्या लिख दिया है मैंने,
यहां पर डायनेस्टी थी, माफ कीजिएगा मोनार्की थी, निगुएन डायनेस्टी। 1802 में यहां पर रूलर बनते हैं नेगुएन एन, 1802 में बनते हैं एम्परर। ठीक, चाइना का कल्चरल इन्फ्लुएंस था, एक मोनार्की थी यहां पर, मोनार्की के डायनेस्टी कौन सी थी, निगुएन डायनेस्टी। जैसे फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी, देखो क्वेश्चन ऐड कर दे एनटीएससी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बुर्बन डायनेस्टी फ्रांस, है ना। उसके बाद आप यहां पे कोई ऑप्शन में आ जाए कि निगुएन डायनेस्टी, तो आप उसके साथ याद रखें इंडो चाइना। अब देखो निगुएन डायनेस्टी के बाद हम यहाँ की थोड़ी सी सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, वियतनाम गोट फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन 1945। हम मेनली वियतनाम को पढ़ेंगे। वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिली और 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम यूनिफाई होता है। वियतनाम बीच में टूटा, बहुत सी बातें हुई, और वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है। बोलो सर 30 साल लग गए, क्या हुआ 30 साल में? 30 साल में क्या हुआ वो अब पढ़े। देखो इनकी सोसाइटी, इनका रिलीजन और इनकी लैंग्वेज को, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, चैप्टर बिखरा हुआ था मैंने कंपाइल कर दिया है, याद रखना, अब छोड़ना नहीं है। देखो दो बातें हैं हर देश में, एक आम आदमी होता है, आम आदमी में ही आप गरीब को जोड़ दे, मिडिल क्लास को जोड़ दे, और एक इलीट, है ना, थोड़ा क्लासिक कोट वोट पहन के, ऐसे टाई वाई लगा के, ऐसे वाइन, वो थोड़ा सा इलीट क्लास। तो यहाँ की इलीट चाइनीज भाषा बोलते थे। आप देखिए ना, हर देश का इलीट कुछ और करता है। जैसे इंडिया जब आजाद हुआ या जब गुलाम भी था, तो जो इलीट लोग थे वो इंग्लिश बोलते थे कि यू नो दैट। जब फ्रांस का दबदबा था दुनिया में, तो इवन ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश किंग भी फ्रेंच बोलते थे। सर देखिए किस भाषा को फॉलो करते थे, चाइनीज। कौन सी भाषा है चाइनीज? एम से शुरू होता है, उसका पता कर लेना, ब्रैकेट में लिख लेना। कंफ्यूशियनिज्म, रिलीजन, रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आम लोग तो वियतनाम की बोलेंगे, लोकल लैंग्वेजेस जो थी, जैसे हरियाणा का आदमी हिंदी बोलेगा, लेकिन हरियाणवी का ज्यादा उसमें टोन रहेगा, खिंच जा रहा है, हरियाणी का टोन उसमें ज्यादा आएगा। तमिलनाडु का आदमी है, वो वहां की भाषा को बोलेगा। देखिए भाषा भी आपके कल्चर का भाग होती है, और आपको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आपको इस बात में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या इस तरह की बात नहीं सीखनी चाहिए हमें। हम हिंदी बोलेंगे, हम अपनी भाषा बोलेंगे, हम क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे, हम अपनी बोली बोलेंगे। क्या करना है आपको? आपको अपनी भाषा पर गर्व महसूस करना है। संस्कृत से जैसे हम दूर होते चले गए, हमें जुड़ना है वापस से वहां आकर के। अगर आप संस्कृत बोलते हैं अच्छी बात है, जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है केवल संस्कृत पढ़ाती हैं। देखिए चाइना के, अब देखिए ये जो रिलीजन फॉलो करते थे है कंफ्यूशियनिज्म। बुद्धिज्म का नाम सुना है? बुद्धिज्म जैसे बातें करता है ना, आइडियलिस्टिक बातें करता है कि आपको, ये आपका कंडक्ट होना चाहिए, आपका सबके प्रति सम्मान हो, आप कैसे सोशल ऑर्डर की बातें करता है। तो कन्फ्यूशियस एक कहेंगे एक स्कॉलर थे, रिलीजियस स्कॉलर, यानी कि धर्म के बारे में उनको बहुत उन्होंने नॉलेज एक्वायर की थी। चाइना में हुए थे कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस ने लिखा, उनका जो धर्म है, उनके मानने वाले जो अनुयायी हैं, उनको कन्फ्यूशियनिज्म बोला जाता है, एक काइंड ऑफ रिलीजन है। वो क्या कहते हैं? वो प्रॉपर कंडक्ट, कि आप बड़ों का सम्मान करें, प्रैक्टिकल बातें, लॉजिक की बातें, कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लॉजिक। फिर वो कहते हैं कि जैसे राजा और प्रजा के बीच का जो रिलेशन है, वो फादर और सन के बीच के रिलेशन जैसा है, पिता पुत्र का जो रिलेशन है, वैसा ही राजा और प्रजा का है, कि महाराज, इस तरह की बातें। आम लोग अधिक माफ कीजिएगा, सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज्म क्या होता है? सिंक्रेटिज्म का मतलब है कि लोकल बिलीफ्स सब ऐड करके, कि जी सबकी हम वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोकल बिलीफ्स थे, कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं कि इसकी भी पूजा कर ली, है ना, उस देवी देवता की भी पूजा कर ली, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, मिक्स करते थे ट्रेडिशंस को। जैसे शैव हैं, शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव हैं, वो भगवान विष्णु की और उनके अवतारों की पूजा करते हैं,
मिक्स हो गया सिंक्रेटिज्म टाइप, जैसे रावण। रावण इकलौता ऐसा ब्राह्मण था उस समय में जो शैव भी था, जो वैष्णव भी था, जो दोनों का जो है भक्ति करता था। सिंक्रेटिज्म। साथ साथ अब देखेंगे कि यहां पर ये सब कुछ चल रहा है तो फ्रांस, फ्रांस कैसे आता है? फ्रांस ढूंढ रहा है सारी दुनिया में कि यार कहीं रिसोर्सेज मिल जाए, कहीं हमें कुछ मिल जाए, इंडिया से तो हमें भगा दिया ब्रिटिशर्स ने, हम कहां जाएं? तो ये वियतनाम पहुंचे। 1858 में फ्रेंच ट्रूप्स यहां आती हैं कि मार डालेंगे। कोचिन चाइना पर 1868, 10 साल से भी कम समय में कोचिन चाइना इस हिस्से पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। 1873 फ्रांसिस बर्नियर, एक व्यक्ति, वो फ्रेंच आर्मी को लीड करता है कि चलो हम इस पूरी की पूरी डायनेस्टी, निगुएन डायनेस्टी को ही उठा देंगे। अबे तुम एक छोटे से हिस्से पे कब्जा कर लिए, तुम पूरे पूरे वियतनाम से लड़ने जाओगे? जैसे ब्रिटिशर्स आए, मान लो कोई एक इलाके को जीत लिया और फिर इंडिया के एम्परर के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। जैसे शाहजहां ने उनको बहुत बार मारा, औरंगजेब ने मारा, तो इस तरह की बातें थी कि यहां से इन लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा इस तरफ आ गए। तो जो कोर्ट के लोग थे, इंपीरियल, इंपीरियल मतलब शाही परिवार से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों ने उठाए हथियार, उनको मारा और फ्रांसिस बर्नियर मारे गए। इमेज भी है। 1867 से देखो इंतजार, स्लोली स्लोली 1887, 20 साल, 20 इयर्स, पूरा का पूरा इन्होंने इंडो चाइना अपने कब्जे में ले लिया। इस निगुएन डायनेस्टी को हटाया और निगुएन डायनेस्टी की जगह अपने पपट एम्परर को इन्होंने बैठा दिया। वो एम्परर बाद में आएगा, उसके बारे में देखेंगे हम। फ्रेंच इंडो चाइना में लाओस, कंबोडिया, टोंकिन, अनाम और कोचिन चाइना सब मिला करके थे, ठीक है, यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया थे। 20 साल लगे सर इनको बनाने में। बोले ये फ्रेंच आए ही क्यों थे यहां पे? तो सर पता है क्यों आए थे? सबसे बड़ी बात थी कि रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैं मानता हूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द रूट कोज फॉर कॉलोनाइजेशन। यहां से देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, अब वहां पर रॉ मटेरियल चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो ये ऐसी जगह, ऐसे देशों पर जाकर के कब्जा करना चाह रहे थे जहां ये अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट करे, वहां पर स्लेव्स की तरह ट्रीट करे लोगों को कि तुम खेती करो, ये उगाओ, हमें दो, हम अपनी मशीनों में ले जाएंगे और इससे प्रॉफिट कमाएंगे, रिसोर्सेज। एंड दूसरा कि हम सारी दुनिया में सिविलाइज करेंगे। सारी दुनिया अंधेरे में है और यूरोप लैंप लेके खड़ा है कि अब हम सारी दुनिया में जो है फैला देंगे रोशनी। अबे तुम्हारा लैंप, अजीब बात कर रहे हो। जब तुम जंगलों में घूम रहे थे बिना कपड़ों के, तब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुकी थी। ऐसे घर आज आपकी जो शहरों में जो सेक्टर आप देखेंगे डिवाइड होते हो, उस प्रणाली को फॉलो करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हाँ तुम हमें सिविलाइज, ब्रिटिशर्स ने, ये लोग पहुंच गए कहां? वियतनाम, हम तुम्हें सिविलाइज करने आए। बोले सर ये आपके लैंप में क्रिश्चियनिटी का क्रॉस क्यों है? क्रिश्चियनिटी मींस सिविलाइजेशन। क्यों? आप देखेंगे कि सिविलाइज करने के नाम पे इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को वहां पे स्प्रेड किया। इन लोगों ने वियतनाम के कल्चर पर हमला किया। जिस तरह अंग्रेजों ने आपके धर्म पर, आपकी संस्कृति पर, आपके ट्रेडिशन पर, आपके बिलीफ पर हमला किया, एज इट इज इन्होंने किया। इन्होंने वहां की भाषा तक पर हमला किया। कैसे हमला किया वो हम देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है पोल बर्नार्ड। पोल बर्नार्ड बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं कि देखो ऐसा होना चाहिए, मास्टर कंट्री आए, सिविलाइज इनको करे, सब कुछ करे, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक लेवल पे बात करते हैं कि आप इनकी इकोनॉमी को डेवलप करो ना, यहां बढ़िया एग्रीकल्चर की फैसिलिटी दो, इंडस्ट्रीज सेटअप करो, लोगों को नौकरियां दो, लोगों के पास पैसा होगा तो चीजें खरीदेंगे, और जब आपकी कंपनियां यहां पर बेचेंगी तो उनको फायदा होगा। बर्नार्ड ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बर्नार्ड ने कहा कि देखो यहां पर 3 प्रॉब्लम्स हैं वियतनाम में, वियतनाम की ग्रोथ तो हो जाए। बोला क्या प्रॉब्लम है सर? बोला पॉपुलेशन। बोला सर पॉपुलेशन तो अच्छी चीज भी होती है, 10 लाख की पॉपुलेशन है मान लो, 10 के 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में काम दे रहे हैं, एसेट सर, पूजने लायक पॉपुलेशन। लेकिन 10 लाख लोग बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे का छेड़ कर रहे हैं, तो सर दर्द। तो वो वाली सिचुएशन थी यहां पर कि हाई पॉपुलेशन, नौकरी नहीं है, काम नहीं है,
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, क्यों? क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी, मॉनसून डिपेंडेंस, ऐसे अनेकों कारणों की वजह से लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर एक्सटेंसिव इनडेप्थनेस अमंग पीजेंट्स। सर इंडिया याद आया, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, पैसा उधार, उधार नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे, सेम टू सेम वैसा पीजेंट्स पे बहुत ज्यादा कर्जा था। तो इसने कहा कि लैंड रिफॉर्म करो। बोला लैंड रिफॉर्म से क्या होगा? बोला लैंड रिफॉर्म से इनके पास जो जो जमींदार बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जमीनें निकालो, गरीबों में बांटो, उनको काम करने दो वहां पर। दूसरा फायदा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लैंड रिफॉर्म से, तुम नई टेक्निक लाके दो। बोला फिर, बोला सर इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रीज सेटअप करो। एग्रीकल्चर में पूरी साल काम नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव मंथ्स में एग्रीकल्चर में काम होता है, उसके अलावा इनको इंडस्ट्रीज में काम दो सर, इनके पास पैसा आएगा, चीजें खरीदेंगे, फायदा होगा। फ्रांस ने कहा ये बकवास मत करो हमारे साथ, हमें ज्यादा पता है कि तुम्हें। तो फ्रांस ने अब ये रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज की शर्त से इन्होंने कैसे, देखिएगा फ्रांस को इन्होंने वियतनाम को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, कैसे वियतनाम का शोषण किया इन्होंने कहा वी आर मेकिंग वी आर गिविंग दैम कैनल सिस्टम, इरिगेशन, हम यहां तो फैसिलिटीज दे रहे हैं। जैसे अंग्रेज आए, हमने तुम्हारे यहां पे रोड बनवा दिए, रेलवे बनवा दिए, क्यों? गांव से रोड के जरिए तुम हमारा रॉ मटेरियल जो है, फसलें हैं, उसको तुम एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचाओगे, उस रेलवे स्टेशन से वहां पर बहुत सारे रोड जुड़ेंगे, उस रेलवे स्टेशन से बहुत सारे गांवों का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उठा करके कहां ले जाओगे? सी पोर्ट्स पे, और सी पोर्ट से कहां? सीधा ब्रिटेन। फायदा किसका? तुम्हारा। हमें क्या मिला? लेकिन फिर भी कई लोग बहुत गुणगान करते हैं कि अंग्रेजों ने हमें जो है रेलवे दे दिया, वरना हम बैलगाड़ी पे चलते हैं। अच्छा, बैलगाड़ी पे चलते तो तुम अब उस रेल के ऊपर बैठ के क्यों नहीं चलाते उसको? देखो सबसे पहले इन्होंने राइस, देखो अब वियतनाम की खास बात लिखो, वियतनाम में राइस प्लस रबर ये दो चीजें बहुत अच्छे से होती, टू प्रोमिनेंट क्रॉप्स, क्वेश्चन आ जाए, टू प्रोमिनेंट क्रॉप्स राइस एंड रबर। अब वियतनाम क्या करता है सर? 1873 में 2,74,000 हेक्टेयर, 2,74,000 हेक्टेयर्स लैंड, दिस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हुम, सॉरी अंडर राइस कल्टीवेशन। इतनी जमीन पर, माने वो होता है ना कि जी तुम्हारे यहाँ पे कितनी जमीन पे तुमने जो है गेहूं बोया, 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर, हरियाणा में और बोला जाए तो जी 2 किलो में हमने बो रखा है, राजस्थान में गए तो 2 बीघे में बो रखा है, इस तरह की बातें होती। तो 2,74,000 हेक्टेयर पे राइस था, 27 साल में 2 लाख से बढ़ा करके 11 लाख यानी कि 1.1 मिलियन, और 30 साल यहां पर देखो क्या जबरदस्त गैप किया, डबल 2.2 मिलियन हेक्टेयर राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक रिवर है, उस रिवर का नाम है मेकोंग, उसके आसपास प्रोमिनेंट रिवर है ये मेकोंग, मेकोंग रिवर पानी देती है अच्छे से, उसका यूज कर रहे हैं। वियतनाम का 2/3 राइस प्रोडक्शन, माने 100 हुआ, 100 क्विंटल हुआ तो 66 क्विंटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1931 आते आते वियतनाम सारी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था राइस का। सर सोच के देखो, वियतनाम की सरकार होती, वियतनाम के लोगों की सरकार होती तो वियतनाम का कितना विकास होता। लेकिन फ्रेंच ने क्या किया? फ्रेंच ने वो प्रॉफिट अपने पे लिया, अपने आप को बड़ा करने पे लिया। इंडिया हैड अ ट्रेड सरप्लस विद ब्रिटिश, इंडिया जहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते वो, ठीक है, वहां से फिनिश्ड गुड लाते। अब एक बात बताओ, तुम रॉ मटेरियल की कीमत ज्यादा होगी कि फिनिश्ड गुड की? ऑब्वियसली फिनिश्ड गुड की ज्यादा होगी। अरे कॉटन की कीमत ज्यादा होगी कि शर्ट की? शर्ट की। लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल बेचते हुए भी हम लोग ट्रेड सरप्लस में थे, दैट मीन कि हमारा रॉ मटेरियल एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन वो ट्रेड सरप्लस भारत के काम नहीं आया, भारत में उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपने ऑफिसेज खोले, वॉर एक्सपेंसेस किए, तो फ्रांस ने भी यही किया। ये बेनिफिट, ये सब कुछ तो हुआ, बट बेनिफिट was not given to Vietnam. Rather, it was taken by French. Second, in the name of
building infrastructure, the French further exploited Vietnam. लिख लो फर्दर एक्सप्लॉइटेड कैसे? 1910 में रेलवे लाइन आती है, वियतनाम को यूनान, चाइना में एक जगह है वहां से जोड़ देती है। एक और रेलवे लाइन वियतनाम को सियाम, सियाम यानी कि थाईलैंड, थाईलैंड। अब क्वेश्चन आएगा, कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम, नॉमफेन भी बोलते हैं इसको कई लोग, कंबोडिया। ठीक है, इसके जरिए इन्होंने क्या किया, यहां से ये एक्सपोर्ट, इसका फायदा। सर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इस सिविलाइजेशन के नाम पे इन्होंने क्या किया कि हम अब वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन। जैसे तुम क्या गुरुकुल गुरुकुल में जाते हो, गुरुकुल खत्म कर दिए, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि गुरुकुल ही ठीक थे। लॉर्ड मैकाले दैट, खैर छोड़िए, फालतू में गाली वाली निकल जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, दो प्रॉब्लम आई। वो एजुकेशन तो देना चाहते थे लेकिन एक दिक्कत थी कि कितनी एजुकेशन दें। पता चले कितनी एजुकेशन दे दी कि अब ये खड़े हो गए हमारे खिलाफ कि यू हैव सिविलाइज्ड अस, यू हैव मेड अस योर स्लेव्स, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब बातें हो जाए। यार ये भी दिक्कत है, कम पढ़ाएंगे इनको। दूसरा, कैसे पढ़ाएं? अपर क्लास, इलीट क्लास चाइनीज बोल रही है, लोअर क्लास क्या बोल रही है, वियतनामीज और नेटिव लैंग्वेजेस। मतलब फ्रेंच में पढ़ा दें, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रेंच में पढ़ाओ, फ्रेंच, एंड लेट अस बिल्ड एन एशियाटिक फ्रेंच। व्हाट अ लाइन सर, एशियाटिक फ्रांस solidly tied with यूरोपियन फ्रांस। सपना देखिए सर, क्या गजब का सपना लेके आए कि फ्रांस में पढ़ाओ, इन लोगों को धीरे धीरे इनकी पुश्तें खराब करो, इनकी नस्लें खराब करो, इन्हें फ्रेंच कल्चर की सुपीरियरिटी दिखाओ कि देखो क्या है हम। और फिर कितनी सुपीरियरिटी दिखाएंगे। 1871 एक चैप्टर है क्लास 12th में, फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है द लास्ट लेसन, इंग्लिश में है। 1871 में ओटो वन बिस्मार्क पर्शिया की आर्मी को लीड करते हैं, मारते हैं फ्रेंच को, बहुत मारते हैं। इनके दो डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया, एल्सेस और लोरेन, और एक ऑर्डर जारी किया कि सर एल्सेस और लोरेन में अब से फ्रेंच नहीं बोली जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, अब जर्मन भाषा में पढ़ाई। सुपीरियरिटी, हारे क्यों थे फिर तुम? अब देखो टीचिंग में कुछ लोगों ने कहा कि देखो आप ना इनको फ्रांस में पढ़ाओ, फ्रांस के बारे में बड़ी बड़ी बातें करो कि ऐसे ऐसे है, तो हम एक ऐसा एशियाटिक फ्रांस बना देंगे जो हमसे जुड़ा होगा। कुछ लोग कहते थे नो, लोअर क्लास में वियतनामी पढ़ाओ, बाद में फ्रेंच पढ़ा देना, और जो लोग अच्छे से फ्रेंच समझ जाएं, फ्रेंच कल्चर में ढल जाएं, उनको फ्रेंच सिटीजनशिप देना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पॉलिसी रखी कि फेल कर दो, पास ही मत होने। 1925 में 17 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 400 से भी कम लोग पास हुए। डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ फेलिंग स्टूडेंट्स। बोला इसका रेसिस्टेंस कैसे था? बोला एक तो साइलेंट पॉलिसी अपना ली गई कि लोअर क्लास में फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, वियतनामीज। अब इन्होंने क्या किया गया कि टीचर क्या करते, टीचर को तो पता है ना झूठ है, तो टीचर क्लासरूम में बता देते कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं। अब उसको तो रोक नहीं सकते, पता ही नहीं चलता इनको। वियतनाम के स्टूडेंट्स को पता चलता है अच्छा ये फालतू चीज लिखी है कि फ्रांस सबसे अच्छा है, सारी दुनिया से अच्छा है, फ्रांस पहले आया, दुनिया बाद में आई। ओपन 1926 साइगोन गर्ल्स स्कूल, नेटिव स्कूल, साइगोन नेटिव स्कूल, वहां पर एक लड़की बैठी थी फर्स्ट बेंच पे, और वो थी वियतनामी। और एक टर्म है कॉलन, व्हाट अ टर्म सर, कॉलन। कॉलन, एक कॉलन मतलब जो फ्रांस के लोग वहां रहते थे किसी भी काम से, वो लड़की आती कि यू वियतनामी गर्ल स्टैंड अप, यू गो बैक। उस लड़की को गुस्सा आ गया, टीचर ने भी उसका साथ नहीं दिया, बच्चे प्रोटेस्ट पे उतर गए, सरकार पे दबाव आया, सरकार ने फोन वन मिलाया कि क्या कर दिया तुम, वापस बैठाओ। प्रिंसिपल वगैरह सबने वापस बैठाया, लेकिन हेडमास्टर सेड कि आई वोंट लीव कोचिंग चाइना अनलेस आई एम श्योर कि यहां पर वियतनामीज ही नहीं रहते। मैं एक दिन ऐसा लाऊं कि मैं सारे भारतीयों को अंग्रेज बना दूं। सेम बात यहां पर। दूसरा, पार्टी ऑफ यंग अनान। स्टूडेंट्स को यह बात समझ में आ रही है कि जानबूझ के सरकार जो है हमें फेल कर रही है, और
ये हमारी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे की जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी ऑफ यंग अनान, और पार्टी ऑफ यंग अनान का ही एक न्यूज़पेपर था, अनानीज स्टूडेंट्स। फिर इन्होंने मॉडर्न करने की बात की। टोंकिन फ्री स्कूल 1907, टोंकिन फ्री स्कूल। टोंकिन फ्री स्कूल क्या बात कहता है? टोंकिन फ्री स्कूल बात करता है कि साहब देखो, मॉडर्न मॉडर्न पढ़ने से नहीं, मॉडर्न दिखो, आप ऐसे कपड़े पहनो, ये करो, बाल वाल। अब इनका ट्रेडिशन था कि बाल बड़े होंगे, जैसे भारत में भी ट्रेडिशन था कि बाल बड़े रखे जाएंगे, लेकिन इन्होंने बाल कटवाने शुरू किए। टोंकिन फ्री स्कूल में साइंस, हाइजीन की क्लासेस, ठीक है, वो बाद में लगती थी एक्स्ट्रा पेमेंट देके। तुम पैसे दे रहे हो कि हमारी संस्कृति खत्म करो, हमें वेस्टर्न बना दो बिल्कुल। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, मैंने कहा ना। अब ये साथ साथ वही वाली बात है, इंडिया वाले मार्सेला शेरवुड, उस मिशनरी, ये माना गया कि उस मिशनरी को पीटा, अंग्रेजों ने भारतीयों को कुत्ते की तरह वहां पे उस सड़क पे रेंगने पे मजबूर किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ऑथर्स ने लिखी है बात, चेक कर लेना। यहां ये क्रिश्चियनिटी वाले आए, बोले यार, जब जैसे भारत में वो लोग आए, उन्होंने देखा कि यार क्या सिस्टम है, बुद्धिस्ट, जैन, ये बाहर क्यों निकले थे? ब्राह्मणिज्म से परेशान होके, दलित ब्राह्मणिज्म से परेशान है, सिख अलग हो चुके हैं। बोला ये कैसा देश है, यहाँ पे बुद्धिस्ट रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं, बुद्धिस्ट का भी फर्दर डिवीजन, महायान, हिनयान रह रहे हैं, जैन भी, दिगंबर जैन रह रहे हैं, पीताम्बर जैन रह रहे हैं, यहाँ पर ब्राह्मण भी रह रहे हैं, यहाँ पर दलित भी रह रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही, मार नहीं एक दूसरे को, ये लोग मार नहीं रहे। शॉक्ड थे। यहां पर भी कि यहाँ पे कन्फ्यूशियस के फॉलोअर्स रह रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग ट्रेडिशन के। कन्फ्यूशियस के बाद यहाँ पर मेन रिलीजन था, यहां पर लिखो बुद्धिज्म, मेन रिलीजन बुद्धिज्म था। ये लोग लड़ नहीं रहे, तो अब क्रिश्चियंस इनको कन्वर्ट करना चाहते थे। 3 लाख से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया था निगुएन और हातिन प्रोविंस में। लेकिन अब 1960 1868 स्कॉलर्स रिवोल्ट, इसको लेड कौन करता है? इंपीरियल कोर्ट, क्योंकि इस समय कोर्ट की पावर है ना, सिर्फ कोचिन चाइना गया है, कोर्ट इसको लीड करता है कि पकड़ो इन कन्वर्ट करने वाले क्रिश्चियंस को, मारो इनको। पकड़ के लोगों ने मारना शुरू किया इनको। तुमने 3 लाख वियतनामियों को क्रिश्चियन बना दिया, वो बुद्धिस्ट को कन्वर्ट करके तुम क्रिश्चियन बना, मारा इनको। होआ हाउ मूवमेंट 1939, किसने? एक आदमी, उसका नाम है मैड बोन्स, उनफूसो, मैड बोन्स। ये आदमी शुरू करता है मेकोंग डेल्टा में, मेकोंग रिवर के डेल्टा रीजन में, कि साहब ये बहुत गलत हो रहा है, आप तो क्रिश्चियनिटी फैला रहे हो, हमारा धर्म खराब कर रहे हो, जबरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे हो, बहला फुसला के कन्वर्ट करवा रहे हो। अंग्रेज, फ्रेंच ने इनको पकड़ा, पकड़ो इसको, डॉक्टर्स के पास भेज दिया कि इसको जो है पागल डिक्लेयर कर दो, हम इसको पागल खाने भेजेंगे। लेकिन वो डॉक्टर इसका फॉलोअर बन गया। जब भाई, अंगुली माल की आपने कहानी सुनी है ना, बुद्ध से मिले, बुद्ध साहब ऐसा है कि 99 अंगुलियां काट दी, एक और काट दी, लेकिन बुद्ध की बातें सुन के बुद्ध के अनुयायी बन गए। तो इस आदमी की बात सुन के डॉक्टर ने इसको कहा कि 1941, डॉक्टर सेड नो, ये बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंच ने कहा अच्छा, तो इसको उठा के डिपोर्ट कर दिया। कहां भेजा इसे? लाओस भेजा कि कंबोडिया भेजा, ये बताना है, 1 मार्क्स में है, ऐसे मत देखो। उसके बाद आता है ब्यूबोनिक प्लेग 1903। हनोई कैपिटल थी, बाद में बनी थी नॉर्थ वियतनाम की। हनोई में इन लोगों ने क्या किया कि हनोई का एक हिस्सा कहा कि हम अपने लिए रहने के लिए बड़ा आलीशान जगह बनाएंगे, बड़े बड़े बंगले टाइप बनाए, सीवेज सिस्टम सब कुछ था। और शानदार बारिश हुई, उस शानदार बारिश के कारण पानी वानी इकट्ठा हो गया, चूहे आ गए। अब वो चूहों ने क्या किया, वो जो सीवेज लाइंस थी ना, पाइपलाइन थी नीचे से, वो ट्रांसपोर्ट बन गया उनके लिए अंडर वाटर बिल्कुल, वो रफ्तार से गए, इनके घरों में घुस गए। अब ये लोग, व्हाट इज दिस? तो इन लोगों ने कहा बाउंटी प्रोग्राम, कि इन्होंने क्या देखिएगा इनकी सिविलाइजेशन की असलियत। इन्होंने जो ओल्ड हनोई में रहते थे उनसे कहा
कि तुम वियतनामी लोग हो, तुम कर दो ये काम, चूहे पकड़ो, उनकी पूंछ काट के दिखा दो, प्रूफ कर दो कि तुमने मार दिया। उन लोगों का दिमाग चला, वो चूहा पकड़ते, पूंछ काट देते, छोड़ देते, फिर पूंछ आ जाती, फिर काट देते, पैसे लेते। तो अब इनको समझ में आया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव हम साथ हो जाएं तो हम इनके दांत खट्टे कर सकते हैं। वो बातें शुरू होती है। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस हर जगह है, लेकिन एक जनरल और एक बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस। दो आदमी है, फान बाई चाओ, फान चोत्रिन। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप बुक में देखेंगे, एक लाइन लिखी है, बिल्कुल छोटी सी लाइन लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूं बुक में, आपको नहीं समझ में आएगा। So it is on the page number, yes, पेज नंबर 41 सर। यहां पर फान बाई चाओ के बारे में लिखा, थोड़ा सा लिखा, लेकिन अदर नेशनलिस्ट स्ट्रांगली डिफर्ड विद फान बाई चाओ, वन सच वॉज फान चोत्रिन। बात समझो, अदर नेशनलिस्ट स्ट्रांगली डिफर्ड विद whom? फान बाई चाओ। यानी कि फान बाई चाओ के आइडियाज वो नहीं मान रहे हैं, वो अगेंस्ट में है, और इनकी जो जो बातें आएंगी उनको ये नहीं मानेंगे। तो आप इसको जब कंपाइल करेंगे ना पूरा, तब इस तरह से आंसर बनेगा। जैसे सबसे पहले आप देखें, फान बाई चाओ रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाते हैं, दाई तैन होई 1903 में, निगिवन डायनेस्टी के प्रिंस क्वाक डे को इसका लीडर बनाते हैं। जब राजा के बेटे को आपने लीडर बनाया तो आप मोनार्क के समर्थक हैं। सो ही वाज इन द सपोर्ट ऑफ मोनार्की। क्या चाहते थे वो? चाहते थे, वांटेड टू यूज द मोनार्की टू ओवरथ्रो फ्रेंच, कि पहले फ्रेंच निकालो, मोनार्की का यूज करो, मोनार्क को बैठाओ, फिर देखेंगे हमें वियतनाम में क्या करना। ये फान चुत्रिन साहब ये कहते हैं ना 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 ना, नो मोनार्की, रिपब्लिक। रिपब्लिक मींस जब हेड जो है ही इज चूजन बाय पीपल, वो हेरिडिटरी ना होकर के इलेक्टेड होता है। रिपब्लिक कैसे? बोला वांटेड टू टेक हेल्प फ्रॉम जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक विद्रोह करे इनके खिलाफ, ये चाहते थे। अब देखो ये बात लिखी है दैट ही एक्सेप्टेड गुड फ्रॉम वेस्ट, यानी कि अच्छी चीजें, गुड आइडियाज जो है वो वेस्ट से एक्सेप्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो फान चुत्रिन इसको मान रहे हैं तो ये नहीं मान रहे, यानी कि ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट वेस्टर्न आइडियाज, होलसेल रिजेक्शन। ही सेड, फ्रेंच को उन्होंने बोला कि आप हमारे यहां पे काम करो, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, एजुकेशन दो। ये साहब इस चीज में नहीं थे, मारो इनको। एक प्ले लिखा था फान बाई चाओ ने, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आगे चल के चैप्टर में पढ़ाओगे, ट्रंक सिस्टर्स। ये क्या था, क्यों था, पूरा पढ़ाऊंगा, बस ये लिख लो कि ट्रंक सिस्टर्स वाज रिटन बाय फान बाई चाओ। बोला इस प्रोसेस में इन्होंने फॉरेन हेल्प ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां गए? जर्मनी गए हेल्प के लिए, रशिया गए, जापान गए, है ना, तो फॉरेन हेल्प लेने की कोशिश की। जापान गए, गो ईस्ट मूवमेंट शुरू होती है, जापान की तरफ चलो। क्यों? क्योंकि जापान ने 1907 में रशिया को हरा दिया। 1907 में द जापानीज डिफीटेड रशिया, वो फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन का रीजन बन गया था। इमीडिएट रीजन तो यही था कि लोग हार गए थे फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन में। जापान, कि जापान पावरफुल है, गो ईस्ट मूवमेंट के तहत लोग वहां गए ईस्ट, यानी कि वो इनके भी ईस्ट में पड़ता है। 1907 से 8 के बीच 300 स्टूडेंट्स गए, उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे, लिखो, रिमूव फ्रेंच, रिमूव पपेट एम्परर जो उन्होंने बैठाया था, बाओ दाई उसका नाम है, आगे देखेंगे, एंड री एस्टैब्लिश निगिवेन डायनेस्टी। बस ये इनकी हेल्प लेना चाहते थे। इन्होंने 1908 में वहां पर बनाई रिस्टोरेशन सोसाइटी, रिस्टोरेशन नाम से, रिस्टोर निगिवेन डायनेस्टी, रिस्टोरेशन सोसाइटी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करते इनको भगा दिया। क्वेश्चन ये है, व्हाई द जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्लैम्प्ड डाउन ऑन दीज पीपल? क्वेश्चन है, आंसर देना मुझे इसका। चाइना में गए, 1911 में गए, sun yat-sen की लीडरशिप में चाइना में मोनार्की को हटा करके रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया।
अब इन लोगों का एम बदल गया सर, ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव था निगवेन डायनेस्टी को वापस लाने का, लेकिन जब इन्होंने देखा कि रिपब्लिक अच्छा है तो इन्होंने कहा कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं चाहते, अब हम रिपब्लिक चाहते। पांचुत्रीन वाली बात। और यहां बनता है एसोसिएशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हुम, यहां रिस्टोरेशन ऑफ निगवेन डायनेस्टी एंड हियर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम। अब आगे की घटनाएं क्या होती हैं पूरा वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।